हाँ देखो बेटा, आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश के गुण, उनकी भौतिक घटनाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं वो प्रकाशिकी। पिछला जो चैप्टर था अपना वो किरण प्रकाशिकी के नाम से था, रे ऑप्टिक्स। उसमें प्रकाश के पथ, किरण से संबंधित जानकारी थी। अब जो इसी का एक नया चैप्टर है, यानी प्रकाशिकी की नई ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच, इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। अब इसमें सबसे पहले देखें कि तरंग प्रकाशिकी यानी प्रकाश जो होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा। और 11th क्लास में हम तरंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि तरंग क्या होती है। 11th क्लास में तरंग का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है। तरंग के बारे में हम विशेष जानकारी रखते हैं। तरंग किसे कहते हैं? ऊर्जा संचरण की विधि। ऊर्जा संचरण की विधि यानी मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन क्या कहलाती है? तरंग। एक बार फिर से हम दोबारा से थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि तरंग क्या होती है। हालांकि लेवल को पढ़ के आए हो तरंग के बारे में, फिर भी एक शॉर्ट डिस्कशन रिवाइज के तौर पर हम समझा सकते हैं तरंग क्या है। तो देखिए, तरंग ऊर्जा संचरण की विधि का नाम है। फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास में भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था मैंने, तो दोबारा से समझाया। जैसे कोई शांत जल है, तालाब का या नदी का, जो किसी कोण में गड्ढे में पानी है, उसमें एक छोटा सा कंकर गिरा है। जहाँ कंकर गिरेगा उस स्थान पर जल के अणु क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब। डिस्टर्बेंस का नाम क्या होता है? विक्षोभ। डिस्टर्बेंस को क्या नाम से पुकारते हैं? विक्षोभ। हमने देखा होगा कि जहाँ वो विक्षोभ होता है, कंकर जिस स्थान में गिरता है, वहाँ डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं विक्षोभ। उसके चारों ओर वृत्ताकार घेरे हमें दिखाई देते हैं। तो वो वृत्ताकार घेरे किस चीज का संकेत है? वो संकेत दिखता है कि वो विक्षोभ यहाँ उत्पन्न हुआ, वो ट्रांसफर होके इस जल के अणु पर पहुँच गया, और जहाँ पे कंकर गिरा वहाँ जल के अणु क्या करते हैं? सरल आवर्त कंपन करते हैं। क्या करते हैं? सरल आवर्त कंपन। सामने कंपन करते हैं, वो नहीं दी जाती, लेकिन उनको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी उसके पड़ोसी अणु या परमाणु को ट्रांसमिट कर जाती है। ये पड़ोसी है सारे। अब क्योंकि चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पड़ोसी है, इनकी एनर्जी यहाँ से इधर इसको 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 सबको ट्रांसमिट कर जाती है। और जब एनर्जी ट्रांसमिट होगी, एनर्जी स्थानांतरित होगी, तो ये सारे एनर्जी क्या करने लगेंगे? सरल आवर्त। इस पथ को हम कहते हैं तरंगात्मक वेव फ्रंट। इसको आगे भी तो डिस्कस करेंगे अभी अलग से है के रूप में। तो ये एनर्जी ट्रांसमिट होगी, फिर इसके बाद अगला घेरा दिखाई देगा। इसका मतलब उनसे एनर्जी अगले दो परमाणु को ट्रांसमिट होगी। फिर इसके कुछ समय बाद अगला घेरा दिखाई देगा। इसका मतलब एनर्जी और आगे ट्रांसमिट होगी। तो इसका मतलब साफ क्लियर है, समझने में ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए कि ऊर्जा या एनर्जी जिसको अपन कहते हैं, वो किसी एक स्थान को प्राप्त हुई यहाँ, यानी कि विक्षोभ उत्पन्न हुआ एक स्थान में, फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसमिट हुई
विक्षोभों की श्रृंखला के। श्रृंखला कैसे बनी? जो विक्षोभ यहाँ था वो यहाँ से यहाँ पास गया। पहले डिस्टर्बेंस हमने यहाँ उत्पन्न किया, उसके बाद डिस्टर्बेंस यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ से फिर यहाँ टारगेट हो गया, यहाँ से फिर यहाँ टारगेट हुआ। तो विक्षोभ की क्या होती है? तो विक्षोभ की श्रृंखला के रूप में एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन। ऊर्जा का क्या हो रहा है? संचरण। ऊर्जा संचरण की विधि का नाम क्या है? तरंग। ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक शॉर्ट रिवाइज मैंने तुमको पढ़ाया है कि तरंग क्या है, ताकि तुम्हारे दिमाग से एक भूल हट जाए, इस तरंग के बारे में जानकारी मिल जाए कि तरंग क्या है। ठीक है, समझ में आ गया तरंग क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक तनी हुई डोरी पर डोरी हुई है, तनी हुई है, इसके एक सिरे को तुम डिस्टर्ब कर दो, धक्का मार दो, चलो तो ये डोरी में डिस्टर्बेंस ऐसे करते हुए सेकंड सिरे तक पहुंच जाता है। तो ये भी वही चीज है, एनर्जी तुमने केवल फर्स्ट सिरे को दी, वो एनर्जी डिस्टर्बेंस की एक सीरीज के रूप में, श्रृंखला के रूप में डोरी के सेकंड सिरे तक पहुंचती है। यानी कि विक्षोभों की श्रृंखला के रूप में ऊर्जा का संचरण हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस मेथड का नाम क्या है? तरंग। इसलिए शॉर्टली हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा संचरण की विधि क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। तो इस चैप्टर में जो प्रकाशिकी की एक नई ब्रांच है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था वो किरण प्रकाशिकी था। अब जो नया चैप्टर है उसमें तरंग से संबंधित बातों पर डिस्कशन करेंगे, तरंग पर आधारित गुणों का अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? तरंग प्रकाशिकी। तरंग का मतलब समझ में आ गया, ऊर्जा संचरण की विधि का नाम है तरंग। अब क्योंकि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अब ये आवश्यक नहीं है कि ऊर्जा का संचरण हमेशा तरंग के रूप में ही हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रकाश का संचरण या प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में ही होता है। इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर प्रूव किया है और इसी आधार पर यह माना गया है कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है। और इसीलिए प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश को हम क्या कहते हैं? एक तरंग, जो कि किस श्रेणी में आएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि ये 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि तरंग के दो टाइप होते हैं प्रकृति के हिसाब से। नंबर 1 होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंग। ये डिस्कशन 11th क्लास में भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। यांत्रिक तरंग तो वो होती है इसमें ऊर्जा को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई माध्यम नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। और दूसरा जो टाइप है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ये वो है जिसमें ऊर्जा संचरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता, यानी कि माध्यम हो तब भी संचरण हो सकता है, नहीं हो तो भी संचरण हो सकता है। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है बिना किसी माध्यम के आ रहा, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, टोटली खाली। उसके बावजूद प्रकाश हम तक पहुँचता है, इसका मतलब साफ है कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के चलता है। पिछले चैप्टर में भी हमें बताया निर्वात में चलता है। इसका मतलब साफ है कि प्रकाश ऊर्जा अलग तरंग की तरह भी है, चलती है। तो कौन से टाइप की तरंग होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग के टाइप की होगी, यांत्रिक तरंग नहीं है, क्योंकि बिना माध्यम के संचरित हो सकती है। अब सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे कि
संचरण तरंग के रूप में ही होगा। तो इसके लिए अपन एक मेथड हेडिंग डाल सकते हैं, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तब कैसे डिस्कशन हुआ, इसमें क्या क्या इसके बारे में अलग अलग थ्योरी बेस की ध्यान दिए, उसके आधार पर अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति से मतलब वही है, यानी कि प्रकाश क्या है, सिर्फ एक ऊर्जा या ऊर्जा के रूप में तरंग, तरंग के रूप में ऊर्जा कह सकते हैं। तो सबसे पहले 1900 में, लगभग 1900 एग्जैक्टली नहीं, वैज्ञानिक न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के संचरण के लिए थ्योरी पेश की। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट में बात करेंगे कि ये अपने चर्चा में टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बेसिक और डीप की जानकारी में जाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने के लिए, गहराई में जाने के लिए उसे अपने को शॉर्ट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है कणिका सिद्धांत? न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत माने बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सन है, सूर्य, मोमबत्ती है, कोई भी एक्सवाइज है जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, वो उस पर प्रकाश स्रोत है। तो इस कणिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग, कणिका मीन्स क्या है, कण जो होता है पार्टिकल, सब जानते हैं हर पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, कण से मिलकर बनते हैं, वो कण परमाणु होता है। तो पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और कणिका जेंडर होता है चूहा चिड़िया। तो सामान्य बात करें चूहा बड़ा होता है, चिड़िया छोटी। तो जब स्त्री की बात आती है तो अपने आप में चीज दिमाग में आती छोटी है। तो ऐसे ही कण और फिर कणिका, तो नॉर्मली अगर समझ सकते हैं कि कण से भी छोटा कोई है, जिसे नाम क्या दिया है कणिका, क्योंकि ये प्रकाश हमें दिखाई देता नहीं है। तो इसी बेस पर न्यूटन ने माना कि प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित होती है वो कण नहीं है, बल्कि क्या है, कणिका। तो कण से भी छोटी तो दिखाई देती। एक्चुअली इसकी थ्योरी सही नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश स्रोत से बहुत सारी क्या करनी है, सूक्ष्म कणिका दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैंने पहले बोला कणिका कण से भी छोटी है। कणिका बहुत छोटे छोटे कण है ही नहीं, दिखाई नहीं देते। तो तुम अगर इसका प्रैक्टिकली देखना चाहो तो कणिका कहाँ है, तो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काल्पनिक है, केवल कणिका होती है। क्योंकि ये तो सब जानते हैं स्रोत से बल्ब या ट्यूबलाइट, जैसे ये प्रकाशित होगा बल्ब चलाएंगे तो प्रकाश तेजी से फैलेगा। कैसे फैला, कैसे फैलने, कोई कैसे पहुंची वहां तक, कोई तो ले जाने वाला होना चाहिए। तो इसी बेस पर इसने माना कि वो कणिकाएं होती हैं जो प्रकाश ऊर्जा को चारों तरफ क्या कर रही है, ले जा रही है। यानी कि ये क्या कर रही है, कणिका, चाहे वो सूर्य है, चाहे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी। तो स्रोत से असंख्य, अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है कणिका में, एक दो जगह पे जाना नहीं है, चारों तरफ प्रकाश फैलना है। तो असंख्य अनलिमिटेड कणिकाएं यहाँ से ट्रांसफर होने चल रही है, और इनकी वेलोसिटी क्या होती है, जो प्रकाश का वेग होता है ना, वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁻⁷ प्रति सेकंड। तो न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रकाश से असंख्य कणिकाओं का सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से उत्सर्जन होता है, और इन्हीं कणिकाओं के रूप में, क्योंकि कणिका है कण से भी छोटी है, इसका मतलब जड़त्व नियम का पालन होता नहीं है, सीधी दिशा में चलती है। जैसे प्रकाश चलता है, पहले चल सकते हैं, इसका सीधी चलेंगी, इससे ऊपर प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है।
ये तो है न्यूटन की थ्योरी, लेकिन ये सफल नहीं है, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन की घटना में देखें तो परावर्तन में कणिकाएं वापस लौट सकती हैं, ठीक है, लेकिन अपवर्तन की घटना में मुड़ना, वेलोसिटी चेंज होना, उसमें सघन और विरल माध्यम में वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली डिफरेंस से अलग है। यानी कि जनरली अपन कहते हैं सघन माध्यम में वेलोसिटी घटती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ती है, जो कि इमेजिंग नहीं होता, इसलिए सिद्धांत तय है। दूसरी चीज व्यतिकरण जो होता है संपोषी और विनाशी, तो संपोषी में कणिकाएं मिलेगी तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन विनाश होने का कारण क्या है, यह संपोषी हुआ तो उसका कारण है, इसलिए टोटली मिला के कह सकते हैं कणिका सिद्धांत कंप्लीटली फेल है। इसके बाद एक सिद्धांत दिया किसने, हाइगेन। हाइगेन के अकॉर्डिंग क्या था कि इसने माना कि प्रकाश ऊर्जा नहीं है, बल्कि हाइगेन में चलती है तरंग। और तरंग भी कौन से प्रकार की मानी उसने, अनुदैर्ध्य, जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं उस टाइप की तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें। अब क्योंकि ये जो बात है वो लगभग 1678 ईस्वी की बात है, 1600 की बात है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और ये 1678 में लगभग। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में हाइगेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश का संचरण अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। अब क्योंकि उस समय तक विद्युत तरंगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए केवल ये मान के चलें कि अगर यांत्रिक तरंग है तो उनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो हाइगेन ने भी क्या माना कि अगर प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है तो उनके संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम होना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर माध्यम है तो सूर्य के आसपास कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल जो है वो कुछ किलोमीटर दूरी तक है, उसके आगे तो वायुमंडल की एक्सटेंट है, निर्वात है, तो फिर ये प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर कैसे पहुंचा, जब कोई माध्यम है ही नहीं। इस तरह की तरंग के बारे में कोई जानकारी दी, तो हाइगेन ने काल्पनिक माध्यम माना, इसका नाम था क्या, ईथर। और इसको कैसा माना उसने, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह व्याप्त है, चंद्रमा सूर्य सारे ग्रहों पर किरणों पर सब पर व्याप्त है। तो इसे काल्पनिक रूप से माना कि ईथर नामक एक काल्पनिक माध्यम के द्वारा प्रकाश का अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरण होता है। और इस थ्योरी के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप से होती है। यानी कि लगभग 80% इस थ्योरी को अपन करेक्ट मान सकते हैं, लेकिन 20% इसमें भी कमी है। क्या कमी है, जैसे नंबर 1, 1800 में लगभग 1818 में प्रकाश के ध्रुवण की खोज हुई। प्रकाश के ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ध्रुवण तभी होता है जब तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जबकि हाइगेन ने क्या माना था, उनको अनुदैर्ध्य प्रकृति। इसलिए ध्रुवण की खोज के बाद सिद्ध हुआ कि प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का नहीं हो सकता, बल्कि क्या होना चाहिए, अनुप्रस्थ प्रकृति। तो 20% में ये कमी थी। इसकी कमी हाइगेन सिद्धांत, न्यूटन सिद्धांत में बदली गई। हाइगेन सिद्धांत में 80% पूरे सत्य एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन 20% में एक कमी ये है कि हाइगेन सिद्धांत में तरंगों को कैसा माना गया था, अनुदैर्ध्य। लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं हो सकता, क्योंकि अनुदैर्ध्य होता तो ध्रुवण जैसी घटना ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन प्रकाश का ध्रुवण तो होता है, जिससे ये प्रूफ हुआ कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होती है। दूसरी कमी क्या थी, ये जो हाइगेन ने माना ईथर नामक कोई काल्पनिक माध्यम होता है जो सर्वव्यापी होता है,
जिसमें जड़ के सारे गुण होते हैं, वो ऐसा कोई माध्यम कहीं भी नहीं पाया गया। माइकलसन मोर्ले ने इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो ये पता लगा कि ईथर जैसा कोई माध्यम नहीं है, तो ईथर नहीं है। अभी उसके बाद नया सिद्धांत दिया 1873 ईस्वी लगभग में। वो सिद्धांत था क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यानी इस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हो चुकी थी। इस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हो चुकी थी मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल ने इनको मैथमेटिकली लॉजिकली प्रूव किया और हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली भी इसको प्राप्त किया। तो इस आधार पर ये माना गया कि प्रकाश वाकई में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के सारे गुण प्रकाश के गुणों से 100% मैच करते हैं। जो गुण प्रकाश के अंदर हैं वही सारे गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी पाए जाते हैं। तो ये 100% प्रूफ हो गया कि प्रकाश एक्चुअल में कौन से प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि कौन सी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। ये वाला चीज सिद्ध हो गई। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ईथर की कोई जरूरत नहीं है मानने की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अब इस सारे डिस्कशन के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो निर्वात में गमन कर सकती है ऊर्जा संचरण की विधि